सर। जी, कैसे हैं आप सब? हम सब अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं? जी, आई एम ऑल्सो फाइन, फैंटास्टिक। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग निर्वाचन संबंधी जो अपराध हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। और जी, अब चैप्टर नंबर 10 जो है आईपीसी का शुरू करते हैं हम आज की क्लास से। अध्याय 10 जो बात करता है आईपीसी का, वो बात करता है ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में बात करता है चैप्टर नंबर 10 आईपीसी। इज दैट ओके? 172 बात कर रहा है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। 172 बात करता है, ये कह रहा भैया, whoever absconds in order to avoid being served with summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both. Or if the summons or notice or order is to attend in person or by agent, or to produce a document or an electronic document record in a court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both. देखिए, 172 जो है वो समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाने की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वैध प्राधिकार वाले व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए, किसी व्यक्ति कौन है, वो लोक सेवक है, और उसने अपने वैध प्राधिकार में कोई समन निकाला है, सूचना निकाला है, आदेश निकाला है, और उसकी तामीला से बचने के लिए कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सज़ा का प्रावधान यहाँ 172 में किया गया है। और इसका पहला पैराग्राफ जो सज़ा की अवधि बता रहा है, वो बता रहा है कि 1 माह तक की सज़ा हो जाएगी। और सज़ा कैसी होगी भाई? सज़ा सादा कारावास होगी, और जुर्माना भी है। जुर्माना कितना है? अप टू 500 रुपीज़। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, अथवा यदि समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 172 का जो सेकंड पैराग्राफ है वो बात कर रहा है न्यायालय की, और 172 का जो पहला पैराग्राफ है वो न्यायालय से इतर कोई लोक सेवक है जो आपको समन कर रहा है, आदेश कर रहा है, नोटिस कर रहा है। तो 172 में 2 व्यवस्थाएं बताई गई है। पहला पैराग्राफ बात करता है किसकी? लोक सेवक जो न्यायालय ना हो। और सेकंड पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है? लोक सेवक जो न्यायालय की अवस्था में कार्य कर रहा हो, और वहाँ किस लिए कर रहा है? या तो स्वयं हाजिर होने के लिए कह रहा है न्यायालय, या किसी अपने अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए, या कोई दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए। अगर ऐसे समन से बचने के लिए कोई व्यक्ति फरार हो रहा है तो उसको 172 के सेकंड पैरा के अकॉर्डिंगली सज़ा कितनी हो जाएगी? कितनी सज़ा बताई है भाई? 6 मंथ। 6 मंथ। और पहले वाले पैराग्राफ में ओनली 1 मंथ। 1 मंथ। ठीक है, ये अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है। 173 देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ।
समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। ठीक है, ये कह रहा है कि whoever in any manner intentionally prevents the serving on himself or on any other person of any summons, notice or other proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order, or intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summons, notice or order, or intentionally removes any such summons, notice or order from any place to which it is lawfully affixed, or intentionally prevents the lawful making of any proclamation under the authority of any public servant legally competent as such public servant to direct such proclamation to be made, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both. Or if the summons, notice or order proclamation is to attend in person or by agent, or to produce a document or electronic document record in a court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both. देखिए यहाँ 172 में तो जो है व्यक्ति फरार हो रहा था, और 173 में क्या कह रहा है कि ऐसे सर्विस समन आदि की सर्विस को प्रिवेंट कर रहा है। पहले वाले में तो फरार है, और दूसरे वाले में क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। प्रिवेंशन क्या होता है भाई? रीति दानिश, आवाज आ रही है भाई मेरी सबको? जी सर। इसमें प्रिवेंट शब्द आ रहा है, ये प्रिवेंट शब्द क्या बता रहा है इसमें? इनू अगर कोई प्रोक्लेमेशन करने आया सर, कोई इसको मतलब उस पर पथराव कर दे, वो कोई उसको करने की कोशिश कर रहा है, प्रोक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसमें रोक लगाए या मतलब बलपूर्वक रोके, वहाँ राइट कराने की कोशिश करे, उसको पर्सनल इशू बना दे, अपना प्रेस्टीज इशू। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कोई समन नोटिस आदि चस्पा किया जा रहा है तो चस्पा करने से रोके। कई बार जैसे ढोल लेके मुनादी करने आते हैं, जैसे कि आपके गैंगस्टर एक्ट में भी बहुत जब्तीकरण हुआ था। जी जी। तो वहाँ बनारस में किसी माफिया ने हमला करा के उनके जो ढोल वाले आए उनको भी मारा, जो पुलिस वाले आए उनको भी पीटा था। जी 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 जी। वो कहता था कि इससे मेरा वर्चस्व कम हो जाए। हाँ, और कहीं मतलब ये वो कई बार नोटिस चस्पा कराया जाता है, समन चस्पा कराया जाता है, तो वैसी स्थिति में चस्पा कराने से रोकना, या यदि चस्पा कर दिया गया है तो चस्पा हो जाने के बाद उसको फाड़ देना, है ना। तो इस टाइप की जो कार्रवाई है वो 173 में कवर है, और दोनों धाराओं में 172 और 73 दोनों में सज़ा का प्रावधान लगभग सेम है। जो हम 72 में पढ़ गए हैं वही सज़ा यहाँ 73 में भी बताई गई है। ठीक है ना। पहली अवस्था जो है वो 1 माह के सादा कारावास तक की है और 500 रुपये तक का जुर्माना है, और सेकंड वाली जो कि न्यायालय से संबंधित है उसमें सज़ा का जो मापमान है वो बढ़ जाता है 6 माह, और जो जुर्माना हो जाता है वो हो जाता है कितना? 1000। मतलब कि 172 और 173 में सज़ा दोनों में समान है, गतिविधि अलग है। 172 में तो आप फरार हो रहे हैं समन से बचने के लिए, और 173 में इस तरह की जो तामीला होती है उस तामीला की कार्रवाई की, प्रकाशन की कार्रवाई को आप प्रिवेंट कर रहे हैं, इंटेंशनली आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है भाई। 174 भी देख लेते हैं। ये कह रहा है नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। ठीक है, मान लीजिए किसी लोक सेवक के द्वारा कोई समन किया गया, नोटिस किया गया, उसे किसी स्थान पे बुलाया गया और वो उस नोटिस के बावजूद गैर हाजिर है, तो 174 का मामला एक्शन में आ जाएगा। ये कह रहा है whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice or order or proclamation proceeding
from any public servant legally competent as such public servant to issue the same, intentionally omits to attend at that place or time, or departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with the fine which may extend to 500 rupees, or with both. Or if the summons, notice, order or proclamation is to be attended in person or by agent in a court of justice, with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both. देखिए 172, 173 और 174 दोनों ही अवस्थाओं में सज़ा बराबर है, ठीक है, और तीनों में कृत्य अलग अलग हैं, ठीक है। 174 कह रहा है कि लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। ये कह रहा है कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साशय लोप करेगा। मान लीजिए आपको नोटिस मिल गया है कि भाई फला स्थान पर आपको फला समय पहुंचना है और आप इंटेंशनली ओमिट्स कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, या उस स्थान से जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है उस समय से पूर्व चला जाएगा, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता। मान लीजिए आप गए तो सही, वहाँ समन के तामील मतलब समन के अनुपालना में आप पहुँचे तो सही, लेकिन पहुँचते ही आपने वहाँ हाथ लगाया और हाथ लगा के आप निकल लिए वहाँ से, तो ये आपका जाने के तुल्य नहीं माना जाएगा। जब तक आपको वहाँ भाई आपको केवल शक्ल देखने के लिए थोड़ी बुलाया था अधिकारी ने, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आप वहाँ एक प्रॉपर समय तक रुकें। जो भी जिस संबंध में आपको बुलाया गया है उस संबंध में आप वहाँ कुछ वार्ता डिस्कस कुछ तो करें। आप गए और जाके आपने कहा जी हमने तो देखिए हमें बुलाया था और हम आ गए और आगे अब हम जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आप 174 के लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो सादा कारावास मिलेगा पहली अवस्था में वही 1 माह, और जो फ़ाइन है वो 500 रुपये तक का है, या दोनों हो सकते हैं। और इसका जो लास्ट वाला पैराग्राफ वही बात कर रहा है कोर्ट ऑफ जस्टिस की। वो कह रहा कि अथवा यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है तो वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए आपको कोर्ट से समन मिला और कोर्ट से समन मिलने के लिए आपको उपस्थित होने का आदेश दिया कि आप 10 बजे मेरे न्यायालय में, जैसे भी ये भाषा होती है समन की, और आप समन के अनुपालन में पहुँचे और पहुँच के आपने अपना कोर्ट में शक्ल दिखाई और 10:05 पे वहाँ से आप निकल लिए, तो वो निकलना भी आपको 174 के लिए लायबल कर देगा। आपको वहाँ जिस उद्देश्य से बुलाया गया है कम से कम उस उद्देश्य पे आपसे गुफ्तगू, वार्ता, आपसे जो भी पूछताछ करनी है वो तो हो जाए, तभी तो आप वहाँ से निकलेंगे। तो 174 आई थिंक आप समझ गए होंगे 174 की मंशा क्या है। इज दैट ओके? इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। एक छोटा सा क्वेरी है सर इसमें। हाँ बताइए। ये सर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं हमारे जो जुडिशियल मेंबर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। हमने 21 पढ़ा नहीं है? धारा 21 में बार लिखा हुआ है नहीं, मतलब ये हाई कोर्ट जस्टिस जो है कि ये भी पब्लिक सर्वेंट है सर? हाँ, इस पे तो एक रूलिंग हमने उस टाइम एक रूलिंग पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी लोक सेवक हैं। वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जब हमने धारा 21 पढ़ा था, हाँ, उस पर सर काफी एक्चुअली डिस्प्यूट रहता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लेकर। हाँ न्यायमूर्ति हो जाते हैं, लोक सेवक की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि तनख्वाह तो सरकार से ही पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पब्लिक के लिए बैठे हुए हैं वहाँ, पब्लिक के लिए बैठे हैं, लेकिन उनको सर मतलब विवादित सा रहता है। तो इस पर क्या लेटेस्ट वो है कि मतलब थोड़ा एक केस लो हमने डिस्कस किया था धारा 21 पढ़ते हुए, मैं उसको क्योंकि 174 और 174A का जो डिफरेंस है इसी उसमें घूमता है पब्लिक सर्वेंट के।
हाँ। हालांकि इसके इलस्ट्रेशन में माना है, 174 के इलस्ट्रेशन में माना है, लेकिन ये सिर्फ सेशन जज की बात करा। अगर वही चीज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी की अटेंडेंस चाहिए और वो अवॉइड करता है टू अटेंड दैट कोर्ट, तो क्या मतलब वो इस सेक्शन का यूज करेगा 174 का, 174A का? चलिए वो देखेंगे। बाकी वो धारा, वो सॉरी, जिसमें लोक सेवक उन्हें माना गया है, वो केस लो मैंने आपको नोट भी कराया था उस टाइम, तो उसको हम देख लेंगे दोबारा। हालांकि कुछ मत ये भी आते हैं कि भाई वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के काफी कॉन्ट्राडिक्टरी केस हुआ होता है, मतलब कुछ में कहते हैं हो सकता है, कुछ में नहीं, वो मतलब थोड़ा सा डाइसी सा उसमें होता है। उनको मामला ये है, उनका कहना ये है कि हम लोग तो जो है ना वो सरकार के मातहत नहीं है ना, इसी बात पे वो कहते हैं कि हम लोग सेवक नहीं है। जी जी, वो मतलब उनका जो क्लेम है वो ये है कि सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले मतलब वेतन जो पाते हैं वो एज ए, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहे हैं, उनका ये कहना। बिल्कुल। हाँ, ये एक विवादित सा मामला है। चलिए, इलस्ट्रेशन ए कह रहा है कि ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट एट कलकत्ता। देखिए हाई कोर्ट का ही जिक्र आया है इसमें। In obedience to a subpoena issuing from that court intentionally omits to appear, A has committed the offence defined in this section. आपके जो क्वेरी थी उसका जवाब पहला इलस्ट्रेशन ही बता रहा है और ये हाई कोर्ट का ही डिस्कस कर रहा है ना? जी सर, इसी से तो कंफ्यूजन होता है सर। और बी कह रहा है कि ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर ए डिस्ट्रिक्ट जज एज ए विटनेस in obedience to a summons issued by that district judge intentionally omits to appear, A has committed the offence defined in this section. तो दोनों इलस्ट्रेशन ने, पहला इलस्ट्रेशन माननीय हाई कोर्ट के जजेस के विषय में बात कर रहा है और जो सेकंड इलस्ट्रेशन कर रहा है वो बात कर रहा है जनपद न्यायाधीश के विषय में। ठीक है। और 174A देखते हैं, ये कह रहा है नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1974। 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैरहाजिर रहना। जी एनू, ये जो एक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ, एक्ट नंबर 274 का, ये कौन सा एक्ट है एनू? एक्ट नंबर 2 तो सर वो है सीपीसी है सर, सॉरी सीआरपीसी। जी बहुत अच्छे। सीआरपीसी की जो धारा 82 है, उस 82 की फरार व्यक्ति की घोषणा के बारे में। हाँ, तो वहाँ ये 174A जो है अलग से जोड़ा गया है और ये अमेंडमेंट जो है 2006 से प्रभावी है और जो अमेंडमेंट एक्ट है इसका वो 2005 का है। ठीक है। इसमें स्पेशल धारा बना दी गई है और ये इन एविडेंस किस चीज़ का कर रहे हैं, जो 82 में उद्घोषणा की जाती है, सेक्शन 82 सीआरपीसी में जो फरार व्यक्ति के विषय में उद्घोषणा की जाती है, यदि उस उद्घोषणा के रिस्पॉन्स में अपीयर नहीं होता है व्यक्ति, तो 174A जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया? 2005 में जोड़ा गया और प्रभावी कब से हुआ? 23/6/2006 से ये प्रभावी हुआ। क्या कहता है 174A? ये कहता है whoever fails to appear at the specified place and the specified time as required by a proclamation published under subsection 1 of section 182 of the Code of Criminal Procedure 1973 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both, and where a declaration has been made under subsection 4 of that section pronouncing him as a proclaimed offender, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है। तो ये उद्घोषणा जो 82 वाली है उसके लिए ये स्पेसिफिक धारा जोड़कर यहाँ जो सज़ा है, सज़ा को कठोर किया है 174 की अपेक्षा में। ठीक है। 174 में जो सज़ा है वो बहुत कम है और 174A जोड़कर
इसको ज़्यादा संगीन मामला बनाया है कि जहां आप धारा 82 की उद्घोषणा के बावजूद आप जो है डिसअबोय कर रहे हैं वैसी स्थिति का, तब 174A एक्शन में आएगा। और ये कह रहा है कि जो कोई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की जानबूझकर विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जहां की उस धारा की उपधारा 4 के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, तो वहां वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। तो ये 174A स्पेसिफिकली CRPC की धारा 82 से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? यस सर। 175 जो है वो दस्तावेज पेशी के विषय में बात कर रहा है। अगर कोई दस्तावेज नहीं पेश कर रहा है तो यहाँ 175 एक्शन में आ जाएगा। ये कह रहा है ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, whoever being legally bound to produce or deliver up any document or electronic record to any public servant as such intentionally omits so to produce or deliver up the same shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. Or if the document or electronic record is to be produced or delivered up to a court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. देखिए ये वही बिल्कुल वही व्यवस्था जो 72, 73, 74 में हम पढ़ के आए हैं। 75 में भी सज़ा का प्रावधान वही सेम है बिल्कुल, कि यदि कोई साधारण लोक सेवक है, मतलब कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, उससे इतर कोई लोक सेवक है तो वहाँ सज़ा का मापमान कम है, और अगर मामला न्यायालय से संबंधित हो जाता है तो वहाँ सज़ा बढ़ जाती है। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कह रहा है ए बीइंग लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटेंशनली ओमिट्स टू प्रोड्यूस द सेम, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है उसको पेश करने का साक्ष्य लोप करता है कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ठीक है भाई, 176 आप स्वयं पढ़ लीजिएगा और 177 देखते हैं। 177 पर सवाल मिल जाता है, मेंस एग्जाम में मिल जाता है। ये कह रहा है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant as such furnishes as true information on the subject which he knows or has reason to believe to be false shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. Or if the information which he is legally bound to give respects the commission of an offence or is required for the purpose of preventing the commission of an offence or in order to the apprehension of an offender with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. ये 177 बात कर रहा है मिथ्या इतला देना। ठीक है, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है कि जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते जी, तो ये कह रहा है 177, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते
किसी विषय पर इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इतला के रूप में ऐसी इतला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। मतलब कि वो जानता है कि मैं जो इतला दे रहा हूँ वो मिथ्या है, लेकिन फिर भी उसको वो सत्य इतला के रूप में प्रस्तुत करेगा। ठीक है। या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसका जो पैरा सेकंड है वो कह रहा है अथवा यदि वह इतला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए यहाँ जुर्माने की रकम नहीं खुली हुई है, और जहाँ जुर्माने की रकम नहीं खुली होती तो कौन सी धारा एक्शन में आती है एनु? सर 60। कितनी? शोभित जहाँ 63 शोभित सही बता रही है एनु? जी सर। 63 में क्या बताया गया है कल्पना चौहान? सेक्शन 63 आईपीसी क्या बताता है कल्पना? सर मुझे याद नहीं है। चलिए जिसके याद हो वो बता दीजिए। फिरोज आप बताइए। सर इसमें बताया जुर्माना लगा सकते हैं अमर्यादित, मतलब जो जुर्माना लगाया जाएगा वो अमर्यादित नहीं होना चाहिए, मतलब अत्यधिक तो हो अत्यधिक नहीं होगा। मतलब जो जुर्माना जो दे सकता हो इतना हो सकता हो, ऐसा नहीं हो कि वो दे ही नहीं सकता हो, लिमिट से पार नहीं होना चाहिए। ये है सर। हाँ मतलब कि कैसे हो जाए हैं मतलब सर उसमें है कि तो वो जुर्माना लगाया जाएगा वो इतना लगाया जाए कि वो दूसरे अदा कर। मतलब कि 63 ये कहता है कि आपके ऊपर कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन आपको लिमिट क्रॉस भी नहीं करनी है। मतलब अमर्यादित भी नहीं, आपको बिल्कुल फ्री होल्ड भी नहीं कर दिया है ना? यही तो कह रहा है 63 जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है a landholder knowing of the commission of a murder within the limits of his estate willfully misinforms the magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequence of the bite of a snake, A is guilty of offence defined in this section। ठीक है भाई, समझ आया कुछ? ये कह रहा है कि एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इतला देता है कि जो ये मृत्यु हुई है ये सांप के काटने से हुई है, परिणाम स्वरूप दुर्घटना से हुई है, मतलब कि सांप ने काटा है तो मरा है, क्या इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। इज दैट ओके? नहीं आ रही है जी। देखिए जो इलिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है कि एक भूधारक है और उसकी संपदा की सीमाओं के अंदर कोई हत्या की गई है और उस हत्या को होना वो जानता है, लेकिन वो जानबूझते हुए ऐसी इतला दे रहा है जिले के मजिस्ट्रेट को कि ये जो मृत्यु हुई है ये हत्या के कारण ना होकर सांप के काटने की दुर्घटना की वजह से हुई है,
तो वैसा व्यक्ति 177 में बताया गया अपराध कर रहा है, और 177 के ये पैरा 2 में कवर होगा चूंकि ये अपराध से संबंधित बात है। इज दैट ओके जी? क्लियर है भाई? जी सर। जी, इसका रजिस्ट्रेशन बी देखते हैं। ये कहता है a विलेज वॉचमैन knowing that a considerable body of a strangers has passed through his village in order to commit a dacoity in the house of Z, a wealthy merchant residing in a neighboring place, and being bound under clause 5 section 7 regulation 3rd 1821 of the Bengal Code to give early and punctual information of the above fact to the officer of the nearest police station, willfully misinforms the police officer that a body of suspicious characters passed through the village with a view to commit dacoity in a certain distant place in a different direction. Here A is guilty of the offence defined in this later part of this section. देखिए, ग्राम चौकीदार शब्द आप लोगों ने सुना होगा, आप जानते होंगे ग्राम चौकीदार कौन होता है। कौन होता है इन्नू ग्राम चौकीदार? जी सर। कौन होता है? जी जाते हैं सर, गांव में होते हैं। हाँ, ये एक्चुअली एक पुलिस व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई है। ग्राम चौकीदार को पुलिस की आंख और कान ना बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ग्राम चौकीदार के विषय में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ग्राम चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला मजिस्ट्रेट के। बहुत बढ़िया, डीएम द्वारा की जाती है। सामान्यतः अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आदमी क्या सोचता है कि चूंकि वो पुलिस का बंदा है तो हो सकता है कि वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा नियुक्त किया जाता हो। तो यहाँ उसकी नियुक्ति जो है वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। ठीक है? पुलिस तो शायद किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकती सर। किसको? इस तरह की कोई भी नियुक्ति, क्योंकि जिले का सब कुछ नियुक्ति का जो इस तरह का कार्यभार है वो तो सब डीएम ही देखता है ना। पुलिस तो केवल बल है। नहीं, पुलिस एक्चुअली क्या होता था कि अब तो पुलिस भर्ती बोर्ड बन गया है। पुलिस के तो फ्री फंड के तो होते हैं सर, जिन्हें मुखबिर लिख देते हैं मुखबिर। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि जो अब तो पुलिस भर्ती का और उसका प्रमोशन का एक बोर्ड बन गया है अब तो। पहले क्या होता था कि जिले का पुलिस कप्तान ही भर्ती करता था पुलिस के सिपाही की। भर्ती बोर्ड का चेयरमैन ही वही होता था, कप्तान। ठीक है ना? अब ये है, भर्ती के लिए एक बोर्ड बना दिया गया है। वो बोर्ड वहाँ बैठा हुआ है, इलाहाबाद में, लखनऊ में है, शायद लखनऊ में है अब तो वो बोर्ड के माध्यम से पुलिस में भर्ती होती है। पहले पुलिस कप्तान ही अपने लिए अपने जो जवान होते हैं पुलिस के, कांस्टेबल के पद पर जो नियुक्ति की जाती है वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाती थी जिले के। ठीक है? और जो अब की बात थी, मतलब ये तो बाद की बात है। कालांतर में पुराने समय में जो है, जो आरआई जो शब्द आपने सुना होगा, आरआई कौन होता है आप लोग जानते हो? सुना तो है, पर आप तो पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग हाँ सर, अपने घर में ही सुना है, बात करते रहते हैं आरआई, मतलब बहुत बार सुना है। हाँ, तो देखिए, जो पुलिस लाइन होती है ना, पुलिस लाइन हर जिले में होती है। तो पुलिस लाइन का जो प्रभारी निरीक्षक होता है, जैसे थानों में होता है इंस्पेक्टर, तो वो रिजर्व इंस्पेक्टर उसको बोला जाता है। आरआई शॉर्ट फॉर्म है रिजर्व इंस्पेक्टर की। ठीक है? तो वो पुलिस लाइन का भार साधक होता है। पुलिस लाइन की सारी जिम्मेदारी आरआई पे होती है। तो पुराने समय में हमारे पिताजी भी पुलिस सर्विस में थे, तो उनके भर्ती के टाइम आरआई ही भर्ती कर लेता था। मतलब कि वैसे तो कप्तान को ही राइट था, एक्चुअली तो साइन तो कप्तान के ही होने थे बाद में, लेकिन भर्ती की सारी प्रक्रिया वो आरआई ही निपटा लेते थे। वो टाइम ऐसा था कि जब पकड़ के भर्ती करते थे।
तो RI साहब ने नाप तोल की, फिजिकल देख लिया, भाई ठीक है, कद काठी अच्छी है, लंबा तगड़ा है बंदा, अपना सूचना उसकी नोट की और कप्तान साहब से जाके हस्ताक्षर करा लिए। कप्तान साहब नियुक्ति जो प्राधिकारी थे वो कप्तान साहब ही थे, लेकिन प्रक्रिया उन्हीं के बिहाफ पर RI कर लेते थे। ठीक है, इज दैट ओके? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन सेक्शन 176 एंड इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट committed at any place out of India which if committed in India would be punishable under any of the following sections namely, ये जो सेक्शन की सूची दी हुई है, ठीक है, और ये कह रहा है कि एंड द वर्ड ऑफेंडर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज एलिज्ड टू हैव बीन गिल्टी ऑफ एनी सच एक्ट। ठीक है, मुझे लगता है हम ग्राम चौकीदार वाला जो इलस्ट्रेशन है उसको हम मिस कर गए शायद, हिंदी वर्जन उसका। इसको देख लेते हैं। ये कह रहा कि कै जो ग्राम चौकीदार है यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह यह के गृह में जो पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी है डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है और बंगाल संहिता 1821 के विनियम 3 की धारा 7 के खंड 5 के अधीन निकटतम थाने के ऑफिसर को उपरोक्त घटना की इतला शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए आबद्ध होते हुए पुलिस ऑफिसर को जानबूझकर यह मिथ्या इतला देता है कि संदिग्धशील लोगों का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकैती करने के लिए गांव से होकर गया है। यहाँ कै इस धारा के दूसरे भाग में परिभाषित अपराध का दोषी है। ठीक है, तो जैसे कि अभी एनू ने बताया कि जो चौकीदार है वो पुलिस के आँख कान होते हैं, तो ये तो जो इसमें बंगाल संहिता दी हुई है ये कोई एक्ट रहा होगा उस टाइम, लेकिन अब जो हमारा जो पुलिस का हमारा जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें भी ग्राम चौकीदार का यही दायित्व है कि यदि उसको कोई ऐसा कोई संदिग्ध मामला नज़र आता है तो उसकी प्रॉम्प्ट सूचना दे अपने निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी को। तो यहाँ वो ऐसे दायित्व के अधीन रहते हुए क्या कर रहा है, उसको पता है कि ये जो गिरोह जा रहा है संदिग्ध व्यक्तियों का, ये किसी विशेष जगह जाके किसी व्यक्ति को लूटने जा रहा है, डकैती डालने जा रहा है, लेकिन वो जानबूझकर इत्तला देता है डिफरेंट साइड की कि जी गया है लेकिन इस साइड नहीं गया, इस साइड गया है। तो वो 177 का जो सेकंड पार्ट है उस पार्ट के अधीन अपराध का दोषी होता है। इज दैट ओके? स्पष्टीकरण इसको देख लेंगे बाद में। भरत आ गए हैं क्लास में, वेलकम भरत। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। कल भरत का उत्तराखंड PCS का पेपर भी है, तो भरत आपको हार्दिक शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए, और थैंक यू सर। थैंक यू। क्लास कंटिन्यू कीजिए। कल मेंस का है सर?